all of you at my chemistry channel. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? अपन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तक पढ़ चुके थे, वहाँ भी कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो अपनी आधारित है बच्चों, वो किस पे थी? अपनी सबसे पहली बात कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? हेनरी मॉजले ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी मॉजले ने दी थी 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक था, जबकि अभी तक जो आवर्त सारणी का आधार था वो क्या था? परमाणु भार, इट मीन्स एटॉमिक वेट था। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड थी। ठीक है, अब तक जो गलतियां हो रही थी वो किस पे हो रही थी कि हम भार के अनुसार ही सारी चीजें ले रहे थे, परमाणु भार पर ही आधारित हम उसको ले रहे थे। हुआ क्या था एक्चुअली, जब तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, जब तक केवल और केवल किसकी खोज हुई थी हमारे पास? केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। लेकिन जैसे ही कौन आ गया था? जैसे ही हेनरी मॉजले आए, तब तक न्यूट्रॉन की खोज भी हो चुकी थी। न्यूट्रॉन की खोज हो जाने की वजह से यहाँ से आसान हो गया कि अब पीरियोडिक टेबल को परमाणु भार के आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया जाए, एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे की इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या चीजें थी, क्या नियम था, आगे देखते हैं। सबसे पहले बिंदु अपना क्या आ गया बच्चों? यहाँ से पहला क्वेश्चन जो था वो यहीं पे आके हिट हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था? व्हाट इज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? दैट इज एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके सामने जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपके सामने है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इनको व्यवस्थित किया गया है। चलिए मैं आपको एक एक चीज यहाँ से बताती चलती हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, नंबर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से आगे करते करते हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 18 तक पहुँच चुके हैं। तो इसमें जो अपने पास कॉलम्स थे, मतलब ये जो अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो है ये चीज क्या है बच्चों अपनी? इस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। जो वर्टिकल है, जिसको हमने मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी क्या बोला था? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्ग, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको कॉलम कहेंगे हम। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी थी बच्चों? वर्ग की संख्या कितनी थी इसके अंदर? 18 थी। अब बात आती है कि पीरियड्स कितने थे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है? पीरियड नंबर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में हम क्या कह रहे थे? आवर्त कह रहे थे। इट मीन्स जो अपने पास यहाँ से देखिए एक बार अपन, जो यहाँ से अगर अपने पास इस तरह के हैं, मतलब जो अपने पास 36 पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हमने क्या कहा? आवर्त, या फिर इंग्लिश में हमने क्या कहा इसको? पीरियड। ओके, और जो अपने पास जो कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल है अपने पास इस तरह से है, जो 18 जिनकी संख्या, उसको हमने क्या कहा? वर्ग कहा। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप्स कहेंगे। तो पीरियड और ग्रुप्स में इसको क्या किया गया बच्चों? डिवाइड किया गया। तो हम इंग्लिश में एक बार लिख देते हैं, 18 किसकी संख्या है अपने पास? वर्ग की। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रुप। 18 क्या थे इसके अंदर बच्चों? ग्रुप थे। और इसके अंदर 7 क्या थे बच्चों? इसके अंदर 7 थे पीरियड। इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम? आवर्त। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम? आवर्त। 18 वर्ग हैं और 7 क्या है इसमें? पीरियड्स है। ठीक है, चलिए दो चीजें क्लियर हो गई, पीरियड क्या है और अपने पास पीरियड और ग्रुप क्या है। तो ये अपने पास क्या हो गए? पीरियड। तो ये अपने पास क्या हो गए बच्चों? पीरियड। और ये क्या हो गए अपने पास? वर्ग या फिर ग्रुप। तो ग्रुप और पीरियड, ग्रुप की संख्या कितनी है बच्चों? वो है 18, और पीरियड की संख्या कितनी है? वो है 7। 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर हम चीज। और बच्चों मैंने आपसे कहा कि परमाणु किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित। तो क्रमांक भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए ये तो रहा हाइड्रोजन 1, उसके बाद हम देखें 2 नंबर पे क्या है? हीलियम। अब देखिए 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10, फिर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? 11 12। ठीक है, फिर देखिए 13 14 15 16 17 18, फिर देखिए 19 20 21 22 23 24 25 26। लगातार संख्या दिख रही है आपको? ये संख्या लगातार दिख रही है। आप यहाँ भी देखिए 87 88 89, यहाँ देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से संख्या दिख रही है। तो यहाँ से किस तरह से इसको अरेंज किया गया है? पहले 1
फिर 2, इस तरह से इसमें 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से इसमें क्या करा गया, अरेंज, मतलब इस तरह से अरेंज किए गए। देखिए लगातार नंबर दिख रहे हैं, ये जो लगातार नंबर दिख रहे हैं वही क्या है, यहाँ इसके परमाणु क्रमांक है। इस तरह से इनको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ से अगर आपसे आधुनिक आवर्त नियम पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ से, आधुनिक आवर्त नियम बताएंगे क्या यहाँ से कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब इंग्लिश में ही बताएंगे बच्चों, ये चीज क्या है अपनी, ये आ जाता है अपना कि इसका आवर्त नियम बताइए, क्या बताइए इसमें, आधुनिक आवर्त नियम अगर पेपर में आ जाए आपके पास कि मॉडर्न पीरियोडिक जो है अपना, उसका नियम क्या है आधुनिक आवर्त नियम, तो आप बताएंगे इनकी भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या है अपने पास। इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से जो एटॉमिक नंबर है इसी का क्या होती है, ये पीरियोडिक फंक्शन होती है। अब हमें इसका मतलब समझना है कि वास्तव में आवर्ती फलन शब्द का मतलब क्या है। बच्चों आवर्ती का मतलब है यहाँ से रिपीट होना, क्या होना, रिपीट होना, जब तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में लगाया जाता है। अभी आपने देखा 1, 2, फिर 3, 4, देखा आपने 5, 6, फिर यहाँ 7, 8, 9, 10, जब परमाणु क्रमांकों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर लगाया जाता है तो उनके रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में क्या आते हैं, क्रमिक परिवर्तन आते हैं, अर्थात बार बार वो ही उनके गुण क्या होते हैं, वापस रिपीट होने लगते हैं, और उसी रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। देखते हैं और एक बार। तो यहाँ से मैंने आपको ध्यान होगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में इस चीज को बताया था कि वहां परमाणु भारों के आवर्ती फलन, तो यहाँ किसके आवर्ती फलन है, क्रमांकों के, कि हमने तत्वों को इस तरह से अरेंज कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर उसके बाद वापस रिपीट होते हैं जब 7, 8, 9, तो यहाँ पर अपने पास कितना आता है 11, फिर इसके नीचे आता है 12, है ना, इस तरह से आते हैं यहाँ पे। तो तत्वों के भौतिक मतलब ये कोई तत्व है, यहाँ पे ये तत्व है, तो इनके जो रासायनिक गुण है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो किस आधार पर रिपीट हो रहे हैं, इनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे कि जात यहाँ पे आया 9, फिर उसके बाद वापस क्या आ गया 11, तो एक ही आवर्त में जमाते हुए चले गए, अर्थात वापस इनकी बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति, अर्थात 1 नंबर पे जो तत्व आएगा और जो 11 नंबर पे आएगा, इसी के नीचे जो अपने पास तत्व आएगा 19 नंबर पे आएगा तत्व, 1, 11, 19, इस तरह से लगातार जब तत्व आते हैं तो ये क्या होते हैं, इनकी ही गुणों की आवृत्ति बार बार होती है, रिपीटेशन बार बार होता है, और उस रिपीटेशन क्या कहते हैं हम, आवर्ती फलन, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक आपने ध्यान भी दिया है कि जैसे अपन कहते हैं कि अब एक कालांश लग गया, पीरियड ही तो बोलते हैं उसको, कि एक कालांश लग गया दूसरा कालांश, मतलब आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी बार बार रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, तो पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको अभी अभी बता दिया था कि अपन रो किसको कहेंगे और वो किसको कहेंगे। 36 पंक्तियां कौन सी थी बच्चों, यहाँ से 36 पंक्तियां थी, ये वाली थी 36 पंक्तियां। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कौन से थे हमारे पास, खड़े वाले थे, ये वाले थे, ठीक है। अब यहाँ से इसने क्या बता रखा है इसको कि हॉरिजॉन्टल रोज जो थी उनको क्या कहा, पीरियड, वर्टिकल कॉलम को क्या कहा, ग्रुप, मैंने वहां बता दिया था। संख्या भी देख लीजिए, आवर्त 1 से 7 है, नंबर ऑफ पीरियड 1 to 7, वर्गों की संख्या कितनी है 18, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 18। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ से बच्चों एक एक आवर्त की, कि पहले दूसरे तीसरे जो अपन 7 आवर्त में इसको जो विभक्त किया है हमने, उसमें अपना क्या क्या है बच्चों। एक मैं इसको एडवाइस दूंगी, आप पढ़ते टाइम एक बार इस टेबल को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने आवर्त सारणी लेके आने वाली हूँ, वापस से पीरियोडिक टेबल लाने वाली हूँ, ताकि अपने आसानी से समझ में आ जाए। देखिए पहले आवर्त में, अभी तो हम यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, फिर आवर्त सारणी में देखेंगे। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2, आप साथ साथ नोट कर लीजिए ताकि हम अभी आवर्त सारणी में वापस देख सकें। पहले आवर्त में कितने तत्व बता रहा है, 2, दूसरे आवर्त में कितना बता रहा है 8, तीसरे में भी कितना बता रहा है 8। तो जिसमें सबसे कम तत्व है इसको हमने क्या कहा, वेरी शॉर्ट पीरियड, इट मीन्स अति लघु आवर्त, ठीक है। दूसरे और तीसरे में कितने 8, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, शॉर्ट पीरियड। चौथे और पांचवें में कितने हैं 18 है, तो नाम क्या दे दिया, दीर्घ आवर्त, लॉन्ग पीरियड। लेकिन छठे और सातवें में कितने हैं, अति दीर्घ आवर्त, 32 तत्व हैं, इसीलिए नाम दिया यहाँ से इसको वेरी लॉन्ग पीरियड।
अब हम इसकी पुष्टि आवर्त सारणी से भी करेंगे कि आवर्त सारणी में वास्तव में इतने इतने ही है क्या, कौन से को अति लघु कह रहे हैं, किसको लघु आवर्त कह रहे हैं। देखते हैं बच्चों आगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस आवर्त सारणी की ओर ध्यान दीजिए। इसके अंदर तत्व भरे हुए नहीं है लेकिन आवर्त का प्रारूप है। ये देखिए यहाँ से ये अपने पास जो होगा ये पहला होगा। पहले में देखिए 2 आवर्त है। पहले आवर्त में कितने तत्व भरे जा सकते हैं, 2। अब दूसरे का गिनिए। देखो दूसरा आवर्त कौन सा है बच्चों, ये मैंने लाइन खींच दी, लाइन खींची दिख रही है, गिनो 1 2, फिर उसके बाद 3 4 है ना, और फिर ये 5 6 7 और ये 8। तो 2 इसमें कितने आ गए, 2 आ गए। फिर कितने आएंगे बच्चों यहाँ से, फिर आएंगे 8, फिर कितने आएंगे 8 आएंगे। 8 गिन के देख लो, 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। तीसरा वाला ये वाला है बच्चों, कौन सा वाला है अपना तीसरा वाला, वो ये वाला है तीसरा वाला, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों चौथा वाला कौन सा है। देखो चौथा वाले पे मैं भी लाइन खींच रही हूँ, ये रही। हम थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं बच्चों इसके अंदर। देखिए चौथा वाला एक बार देखें यहाँ से अपना कौन सा है, यहाँ से ये चौथा दिख रहा है आपको, दिख रहा है चौथा। अब इसमें तत्व गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने आए बच्चों यहाँ से, इसमें भी 18 आए। ऊपर वाले में कितने आए थे बच्चों, ऊपर वाले में 2 आए थे। फिर कितने आए 8, फिर कितने आए 8, फिर कितने आए 18। इसी तरह से इस वाले में भी कितने आएंगे 18 आएंगे। अब इसके बाद बच गए ये दोनों। अब इसमें कितने दे रखे हैं दोनों में 32 32। पर आप कहेंगे कि मैडम यहाँ जब 18 है, जब इन दोनों में 18 दिख रहे हैं अपने को और इसके अंदर कुछ भी अपने पास अलग नहीं आ रहा है, तो फिर इस दोनों में कैसे हो गए 32 32। तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ये जो खाली ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये वाली है ना, तीसरी वाली जो पहला दूसरा और ये तीसरा वाला कॉलम का जो ये वाली जगह है, फिर से अपन करते हैं एक बार। ये वाली जो जगह है इसके तत्व जो है, जो ऊपर वाले के हैं वो ये वाले और नीचे वाली की है ये वाली। इनमें तत्वों की संख्या कितनी कितनी है बच्चों, 14 14 तत्व हैं। मतलब इसमें भी 14 तत्व हैं और इसमें भी 14 तत्व हैं। ये 14 तत्व भी आपको इसके अंदर जोड़ने होंगे। 18 तो पहले से, और 18 और 14 को जोड़िए, कितने आ गए बच्चों 32 आ गए। आगे 32, इट मीन्स 32 आने का मतलब है इसके अंदर 32 कहाँ से आए, वो 14 तत्व वो ये वाले थे 14 तत्व। तो आपने गिन के भी देख लिए कितने हैं, 2 2 वाला कौन सा पीरियड है अपना, सबसे छोटा अर्थात वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर इसके बाद ये वाले जो होंगे शॉर्ट पीरियड। फिर 18 वाले जो होंगे वो कैसे आएंगे, लॉन्ग पीरियड। और जो 32 वाले आएंगे वो कैसे आएंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब आपको सॉल्व हो गया होगा कि ये कैसे कैसे तत्व इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे, आवर्त किसको रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ग किसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से आवर्त रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ से मुख्य ऊर्जा स्तर को, तथा वर्ग रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इंग्लिश में मेन एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अभी ऐसे ही समझ में थोड़ी आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से हमने मुख्य ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है, पहले इसको मैं बता देती हूँ। ये अपना नाभिक बीच में, और ये क्या है इसके चारों ओर की कक्षा है। मैं आपको ध्यान दिला दूं बच्चों यहाँ से एक चीज, आपको देखो आपको एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यहाँ से ये जो पहला अपना एनर्जी लेवल जो था, यहाँ ध्यान होगा आपको, इसको हमने 1 कहा था, फिर इसको 2 कहा था और ये तीसरा। तो जो पहली कक्षा है ये हो गया इसका प्रथम एनर्जी लेवल, दूसरी कक्षा क्या हो गया, दूसरा एनर्जी लेवल। तो यहाँ से कौन सा जो तत्व है वो किस आवर्त में आएगा, इट मीन्स जैसे मान लीजिए सोडियम है, अभी अपन बात करेंगे आवर्त सारणी लेके आएंगे। सोडियम बच्चों तीसरे आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त में आता है। जो ये आवर्त सारणी हमने बना रखी थी ना ये वाली, इस तरह से ये किस में आ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा। सोडियम जो आता है वो आवर्त सारणी की तीसरी लाइन में आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम में कितने आवर्त हैं, अर्थात सोडियम में ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है। तो सोडियम के अंदर कितनी आएगी, 3 ऊर्जा स्तर आएंगे। समझ में आई बात यहाँ से कि ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है, अगर कोई चौथे आवर्त का तत्व है अर्थात उसके अंदर जो आवर्त जो अपने पास ये ऊर्जा स्तर आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगर कोई 5वें आवर्त का तत्व है तो इसके अंदर कितने ऊर्जा स्तर आएंगे, 5 आएंगे। दूसरी चीज उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का अगर आपने पढ़ा है 9th क्लास में, तो वो होता है अपना बच्चों 2 8 1 होता है सोडियम का 2 8 1।
अब इसके अंदर आप कक्षाएं गिनो, 1, 2 और ये 3, तो ये तीसरे में तो आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है बच्चा, तीसरे आवर्त में आ रहा है। तो हमें इससे ये पता लग गया कि आवर्त की संख्या क्या बताती है, उसके अंदर ऊर्जा स्तरों की संख्या भी बताती है तथा ये भी बताती है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में आएगा। चलिए एक बार चल के देखते हैं वहां आवर्त सारणी में। देखिए ये आपके सामने आवर्त सारणी है। अब देखिए यहाँ से ये जो सोडियम है, ये सोडियम कौन से आवर्त में आ रहा है, देखो दूसरा और तीसरा। नहीं दिखा हो तो दोबारा देखते हैं एक बार अपन। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये जो सोडियम है ये वाला की बात कर रही हूँ मैं आपके सामने। ये जो सोडियम है कौन से आवर्त में आ रहा है, तीसरे में। इसका मतलब सोडियम में कितने हो गए, 1, 2 और ये 3, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से में है, तीसरे वाले में है। अगर मान लीजिए हमने बात किसकी करी, रुबिडियम की बात करी, इसका मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस वाले में है, 1, 2, 3 अर्थात चौथा और ये पांचवा, अर्थात इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, पांचवे में है। और इसके अंदर कुल ऊर्जा स्तर भी कितने हैं, 5 है। जैसे मान लीजिए हमने बात करी, यहाँ से उठा लिया हमने सल्फर, कौन सा ले लिया हमने, सल्फर। अब देखो सल्फर की लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन है, तीसरी लाइन है सल्फर की। इट मीन सल्फर में कितने आएंगे, 1, 2, 3 आएंगे, 1, 2 और ये 3, अर्थात इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं आपको और बता दूं कि पहले ऊर्जा स्तर में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, क्योंकि आवर्त कितने हैं, 2 ही तो है। दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं हम, 8 भरते हैं। इसी तरह से तीसरे ऊर्जा स्तर में भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हालांकि तीसरे ऊर्जा स्तर में 18 भरे जाते हैं, लेकिन अभी आप 8 ही याद रखेंगे, 8 का कंसेप्ट ही हम ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि वर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है। आवर्त का तो समझ में आ गया हमको, ऊर्जा स्तर को। अब बात आती है बच्चों यहाँ से कि वर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ग रिप्रेजेंट करता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी अभी मैंने सोडियम के लिए उठाया, सोडियम कितना होता है, 11। अब थोड़ा सा 9th क्लास याद रखना, 11 के लिए हम कैसे भरेंगे, 2, 8, 1, अर्थात यहाँ से ये जो सोडियम है वो प्रथम आवर्त का तत्व है। देखो फर्स्ट लिख रहा है ना यहाँ से, तो इसके भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएगा। अब देखो फ्रांशियम है वो कौन से वर्ग का है, ये पहले का है, तो इट मीन्स भायतम कोश में कितने आएंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। और देखते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए अभी ये वाला ग्रुप हमने उठा लिया, ठीक है, कौन सा लिख रहा है बच्चों, पीछे की तरफ 16 लिख रहा है, 16 के नीचे छठा बी भी लिख रहा है। इट मीन्स इसके भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके भायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। इट मीन्स ये इसके किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, कि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ से और भी बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ से कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स मैग्नीशियम के भायतम कोश में कितने आएंगे, 2 आएंगे, और इसका वैसे कितना होता है, 2, 8, 2। ठीक है। अगर हम बात करें आगे की, अगर रेडियम की बात करें तो इसके भी भायतम कोश में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी भी हमें वर्ग से मिल जाती है। कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है कि वास्तव में आवर्त किसको बताता है और वर्ग किसको बताता है। देखिए यहाँ से बच्चों अब क्या है अपने पास, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि भायतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। कि ये जो अपने पास परमाणु है इसके अंदर हमने ये बना दिए इसके, तो इसके अंदर कह रहा है कि भायतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में आएगा, S, P, D, F। तो उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है कि भायतम कोश का इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। तो अगर आप यहाँ से देखें एक चीज को, यहाँ से हम बात करें तो देखिए 1 और 2 की बात हो रही है। 1, 2 में किसकी बात हो रही है, पहला और दूसरा ग्रुप किस में आएगा, S ब्लॉक में आएगा। S, P, D, F बता दो पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, P, D और F में बांटा गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, S कक्षक में आएगा, या अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में आएगा, या D में आएगा, या F में आएगा, उसी के आधार पर इन तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। तो मैं आपको बता दूं पहले और दूसरा जो ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन S कक्षक में आता है, इसलिए इसको S ब्लॉक नाम दिया गया है। 13 से 18 तक को P ब्लॉक नाम दिया गया है, 3 से 12 को D ब्लॉक, और जो सबसे नीचे की ओर रखे गए इन्हें F ब्लॉक नाम दिया गया है। देख लेते हैं एक बार आवर्त सारणी से। देखिए बच्चों बहुत आसान तरीके से, ये दिख रहा है पहला और दूसरा,
ये कौन सा है, देखो 2s 2s 3s, अब ये देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। नाम क्यों दिए 1 2 3 4, क्योंकि ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ये तो संख्या तो इस आधार पे लिखी हुई है। और एस क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहले और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस कक्षक में ही आता है, इसीलिए इस ब्लॉक को नाम क्या दे दिया गया है, एस नाम दे दिया गया है। अब देखिए ग्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पी। ये देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां लिखा हुआ है। इसी को अगर अपन वैसे नाम दे, एक चीज और नाम दे यहाँ से, अगर हम इसको ऐसा भी नाम दे सकते हैं 13 14 15 16 17 18। कैसे, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12, यहाँ तक आपकी गिनती खत्म होगी किस पे आके, 12 तक आके। फिर ये 13 14 15 16 17 और ये क्या कहलाएगी, 18। इस हिसाब से हम बात करें तो ये वर्ग जो हो गया वो कितना हो गया, 13 से लेकर 18 तक का हो गया। कहाँ तक हो गया, 13 से लेकर 18 तक का हो गया। और 13 से 18 तक में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी कक्षक में। तो आवर्त सारणी का ये हिस्सा ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो किसका कहलाएगा, अपना ये कहलाएगा पी कक्षक का। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एस लिखा हुआ है यहाँ पे 1s, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तत्व का, और यहाँ पर जो तत्व आता है वो बच्चों है हीलियम, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में ही जाता है। अभी आपने एसपीडीएफ वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़े हुए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। एस, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन पता किस चल रहा है, एस में जा रहा है। थोड़ा सा अभी थोड़ा लर्न कर लो, जैसे जैसे आप 10वीं से 11वीं में आओगे तो वहाँ डिटेल है इस चीज का, इसलिए वहां पर और अच्छा समझ में आएगा। अभी देख लेते हैं, ये जो येलो वाला कॉलम आपको पूरा दिख रहा है, ये वाला कॉलम, ये वाला किसका आएगा, डी का आएगा। देखो 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 3 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D कक्षक में आएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में आएगा, फिर 5D में आएगा, फिर 6D में। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम ये आवर्त तो चौथा होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3D। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर ये एक कम चलता है यहाँ पर, इसीलिए ये 3D इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरा जाता है। या मैं ये कह दूं कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है, उसके बाद 3D में भरा जाता है, इसीलिए उसी आधार पे यहाँ 3D लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 4 है और यहाँ अंक 3 है, ऐसा क्यों है, गलत तो नहीं लिखा हुआ, गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कक्षकें होती हैं, अभी तक आपने के एल एम एन ई पढ़ी है, तो मैं आपको बता दूं ये के कक्षक जो होती है इसके अंदर एस उपकक्षक एस कक्षक होती है। जो एल हमने पढ़ा है इसके अंदर 2 होती है, एस और पी होती है। इसी तरह से अगर हम एम की बात करें तो एम के अंदर एक एस होता है, एक पी होता है और एक डी होता है। इसीलिए एन की बात करें तो इसके अंदर एस पी डी एफ होती है। ठीक है, इस आधार पे इनको बनाया गया है। कोश, कोश के अंदर उपकोश, तो ये के तो क्या है, कोश, और के कोश के अंदर उपकोश कौन सा होता है, एस होता है, उसी की क्या है, ये कक्षक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है अपनी 4f और 5f मतलब एफ ब्लॉक की। तो ये जो सबसे नीचे आवर्त सारणी में अलग से बनी हुई होती है, ये 2 हॉरिजॉन्टल रोज, इनको क्या कहते हैं, एफ। तो अब हमको ये पता चल गया इसकी स्थिति कहाँ का है, पहला और दूसरा एस, 13 से 18 पी, 3 से 12 डी, और नीचे की तरफ जो पंक्तियां होती हैं 2, ये क्या कहलाएंगी, एफ ब्लॉक कहलाएंगी। चीज और बच्चों, नीचे की तरफ हमने 2 हॉरिजॉन्टल रोज देखी थी, इसी तरह से अभी ये देखो, याद करो, अभी मैंने आपको ये वाली हॉरिजॉन्टल रो नीचे की दिखाई थी। एक रो में कितने होते हैं, 14 तत्व, नीचे रो में भी कितने होते हैं, 14 तत्व। तो जो ऊपर वाली होती है उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड तत्व, और नीचे वाली जो होती है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड तत्व। क्यों कहते हैं, क्योंकि लैंथिनम के बाद आते हैं इसीलिए लैंथेनाइड तत्व, और ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसीलिए इनको कहते हैं एक्टिनाइड तत्व। तो जो हॉरिजॉन्टल रो हमने देखी थी, 36 पंक्तियां देखी थी अभी दोनों, उनमें से एक को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं तथा दूसरी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। देखो यहाँ से एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये वाली जो श्रेणी थी ये लैंथेनाइड और ये वाली श्रेणी क्या है, एक्टिनाइड है। एक्चुअली इनकी पोजीशन होती कहाँ है बच्चों, इनकी पोजीशन होती है यहाँ पे, मतलब एक तो यहाँ होती है और एक होती है यहाँ। यहाँ पर तत्व होता है लैंथेनम और यहाँ तत्व होता है एक्टिनियम। एक्चुअली ये इस आवर्त सारणी की कमी है कि ये जो पूरी 14 तत्वों की रो है इसको स्थान इस सारणी में नहीं मिल पाया, इसीलिए इसको अलग से दिखाया गया है। लेकिन लैंथेनम के बाद आते हैं इसे लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद आती है तो एक्टिनाइड। चलिए
और देख लेते हैं बच्चों यहाँ से, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं एल्कली, एल्कनाइन अर्थ मेटल, क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ऐसा क्यों है। एस ब्लॉक के तत्व आते हैं, मेनली सोडियम आता है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, पहले वर्ग में आता है, और मैग्नीशियम आता है बच्चों आपके दूसरे में आता है, ठीक है। तो इनको क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि सोडियम का अगर हाइड्रोक्साइड बनाया जाए तो NaOH बनता है, और NaOH क्या है, क्षार है। इसी तरह से पोटेशियम भी आता है और उसका क्या बनता है, KOH। KOH भी क्या है, क्षार। तो इनके हाइड्रोक्साइड अगर इनमें OH लगा दिया जाए तो ये सारे कैसे बनते हैं, क्षारीय बनते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय धातु कहते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब है कि ये धातुएं मिट्टी के साथ पाई जाती हैं और जो क्षारीय होती हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। पी ब्लॉक को क्या कहते हैं हम, प्रारूपिक तत्व, इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक को क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं ये बता देते हैं। यहाँ की तरफ होता है एस ब्लॉक अपना, यहाँ की तरफ पूरा क्या होता है, पी ब्लॉक, और इनके बीच में आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संक्रमण। एस और पी के बीच में आने के कारण डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बच्चे बन जाता है। यहाँ से 10 तक की तो होती है अपने पास पढ़ाई, जो अपने कंपटीशन में भी काम आती है। आगे देखो एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक को बोलते हैं अंतः संक्रमण। अब आप कहेंगे मैडम अंतः संक्रमण क्यों बोला, वो भी देख लेते हैं बच्चों, अंतः संक्रमण क्यों कहा गया है यहाँ से, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से अंतः संक्रमण, अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से क्या आता है एस, यहाँ से क्या आता है पूरा पी आता है, और बीच में क्या आता है, डी आता है। डी को भी मैं बता दूं, अभी भी मैं आपको बताने जा रही थी कि बच्चों ये वाली जगह जो होती है वो किसकी होती है, एफ ब्लॉक की होती है, जिसको हमने नीचे की तरफ बना रखा है, इस तरह से 14 तत्व बना रखे हैं। तो ये बिल्कुल डी के भी बीच में आते हैं, ये इसके भी बीच में आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण। संक्रमण तत्वों के भी अंदर आने वाले जो तत्व हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अंतः संक्रमण तत्व कह रहे हैं। तो ये नाम जो है बच्चों, इनर ट्रांजिशन मेटल इंग्लिश में कहा है, ये जो नाम है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ट्रांस यूरेनियम। कि ट्रांस यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, तो जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम होता है परमाणु क्रमांक 92 पे, यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं 118 तक के, वो सभी क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। एक चीज और देख लीजिए बच्चों, बोरोन से लेकर एस्टेटीन तक, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटीन तक नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नुमा रेखा धातु या धातु की सीमा बनाती है, इन तत्वों को उपधातु भी कहते हैं। पहले मैं इसको समझाना नहीं चाहूंगी, आपको पीरियोडिक टेबल पे ले जाना चाहूंगी। पीरियोडिक टेबल देखिए बच्चों, यहाँ से किसकी बात हो रही है बच्चों, हमने एक क्या खींच दी, यहाँ से जिग जैग लाइन खींच दी है ना, इस तरह से एक लाइन खींची गई है यूं करके, ये देखो, वापस से खींचते हैं बच्चों, खींच रखी है वाली जिग जैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो इसके अंदर जो इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इधर साइड है, ये सब तो किस में काउंट होते हैं बच्चों, ये होते हैं मेटल में। ये देखिए मेटल लिखा हुआ है, जो इसके इधर साइड है ये वाला पोर्शन, वो काउंट होता है नॉन मेटल में, अर्थात अधातु में। मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब बच्चों अधातु, ठीक है। और जो बीच का जो अपना ये पोर्शन बच गया, ये पूरा कहलाता है बच्चों, इंग्लिश में तो कहते हैं मेटेलॉइड और हिंदी में कहते हैं उपधातु। धातु के गुण क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये धातु है। धातु के गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है। अधातु के गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और उपधातु इनके बीच की होती है। धातु विद्युत की चालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन उपधातु कमरे के तापमान पर विद्युत की सुचालक है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बात करें तो विद्युत की क्या हो जाती है, कुचालक हो जाती है। तो धातु और अधातु के मिक्स गुण आते हैं, वो उपधातु में आते हैं। इनकी संख्या कितनी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके अंदर क्या है, उपधातु है। समझ में आ गया। देख लेते हैं हम इस लाइन को। A zigzag line represents the metal on the left side from the non-metal and on the right side of the periodic table। मतलब अगर एक जिगजैग लाइन, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन धातुओं को सेपरेट करके खींची जाए तो लेफ्ट साइड में मेटल आते हैं, तो राइट साइड में क्या आते हैं, नॉन मेटल आते हैं। तथा ये जो अपने पास तत्व हैं, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटीन, इन तत्वों को हम उपधातु इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इसको यहाँ लिखा हुआ नहीं गया है, इन्हें मेटेलॉइड कहते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं आपको, MATALLOID।
मेटेलॉइड। ठीक है, तो ये जिगजैग लाइन जो अपने पास आ रही है, इस पर जितने भी अपने एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी तत्व आ रहे हैं, उन सबको क्या कह रहे हैं बच्चों हम? उपधातु, इंग्लिश में मेटेलॉइड कह रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों अपना ये वाला जो टॉपिक होता है वो क्लियर होता है। यहाँ से आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में मॉडर्न जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया है कि कौन सी चीज इसके अंदर कहाँ पर आएगी। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा इसका लेकर, वो होगा परमाणु के गुणों में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि परमाणु के गुणों में हम जैसे परमाणु त्रिज्या पढ़ेंगे, इसके अंदर गलनांक, क्वथनांक, इसमें क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसकी आवर्तिता में। तो अभी आप इसको लर्न कीजिए कि पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे है। बुक आपके पास होगी, उसकी हेल्प ले सकते हो, और जो अपनी स्लाइड बनाई है इसमें आप बीच बीच में इनका रोक रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर देती हूँ डेली अपने आने वाली वीडियो का, वहाँ से आप लिंक भी आपको मिल सकता है। कि अगर आपके पास लिंक प्रॉपरली आप नहीं देख पाते हो या मिस हो जाता है, नोटिफिकेशन से आपको लिंक जरूर मिल जाया करेंगे। दूसरा, बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा बच्चों, यहाँ से जैसे आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, मेरी जैसे भी कोई भी वीडियो आएगी वो आपको रिसीव हो जाएगी। 12th के कोई भी आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको जरूर बताइएगा। इसी चैनल पे केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।